what are physical quantities, what are fundamental physical quantities, and what are derived physical quantities. We also make a small list of quantities up to pressure, right? So मानसी, फर्स्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, मुझे बताएंगे आप? लास्ट क्वांटिटी जिसकी हमने लिस्ट बनाई थी। Sir, just a second. Sir, it was pressure. It was pressure. And the number was 7. This will be 8th quantity. Yes. This will be 8th quantity. So up to now हमने जितनी भी quantities करी थी, they all depends upon mass. Afternoon, sir. Afternoon. They all depends upon mass, length, and time only. So up to last lecture हमने जो भी quantities discuss की थी, they were for straight line motion. वो सारी वो quantities थी जिन्हें आप straight line motion में use करते हैं. Next अब जो quantities हम discuss करेंगे, those quantities are for rotational motion. अब जो भी quantities हम discuss करेंगे, those quantities are for rotational motion. So quantity number 8. सबसे पहले rotational motion में जो quantity आएगी, that quantity is angular displacement. अच्छा, अब से कुछ quantities की मैं dimensional formula अभी लिखूंगा. कुछ quantities का dimensional formula मैं आपको as a homework assign. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जब आप फॉर्मूला लिखोगे, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है. से यू हैव अ बॉडी एंड दिस बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर जा रही है और सर्कुलर ट्रैक पर ये बॉडी एक पॉइंट ए से लेकर दूसरे पॉइंट बी तक जाती है. दिस इज द सेंटर ऑफ द ट्रैक. तो ये बॉडी सेंटर ऑफ ट्रैक पर जो भी एंगल सबटेंड करेगी, दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. The length of the arc is L, radius of the arc is, so that's angular displacement. जो भी एक बॉडी A से B आई, सेंटर ऑफ द सर्कल पे देखो, इसने कुछ तो एंगल सबटेंड किया होगा ना, दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यस, am I audible? Yes, you're audible. Yes, Ayush, you're audible. So angular displacement is the ratio of length of arc and the radius of arc. sir, please repeat this. Yes. So Ayush, up to last class हमने pressure तक की quantities का dimensional formula कर लिया था. अब से जो हम quantities करेंगे वो rotational motion में use होंगे. Rotational motion means जैसे आपके fan का motion है, आपका fan अपने axis पर rotate करता है, तो फैन के रोटेशनल मोशन में आप जो क्वांटिटीज यूज करेंगे वो क्वांटिटीज हम यूज करेंगे. जैसे फर्स्ट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? लेट्स से यू हैव अ सर्कुलर ट्रैक. एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही है, ए से लेकर बी तक आ जाती है. इस बॉडी ने एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक कुछ एंगल सबटेंड किया होगा. दिस एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आयुष, एम आई ऑडिबल? दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखोगे, सो देखो, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क. लेंथ, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ इज L1. देन यू हैव रेडियस ऑफ आर्क. डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1.
L1 will cancel this L1 and you will get L0. So the dimensional formula for angular displacement is L0. If I write the SI unit, L0 means this quantity is dimensionless. This is a dimensionless quantity. अब आपके पास जो मेजॉरिटी ऑफ क्वांटिटीज होंगी जो डायमेंशनलेस होंगी वो यूनिटलेस भी होती है, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक एक्सेप्शन है. इट इज डायमेंशनलेस बट इसकी यूनिट हो, इसीलिए जरा सा इंपॉर्टेंट हो जाए स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स के लिए. दिस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशंस नहीं है बट इसकी यूनिट एग्जिस्ट करती है. यूजुअली क्या होता है, मोस्टली आप जो क्वांटिटीज लोगे अगर उनकी डायमेंशंस नहीं है तो उसकी यूनिट्स भी नहीं, और इसकी कोई सीजीएस यूनिट नहीं होती. वी डोंट मेजर एंगल इन सीजीएस यूनिट, सिर्फ एसआई यूनिट तक रहेंगे, दैट इज रेडियन. हाँ, किसी का कोई डाउट है इसमें, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? वरुण? सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है? जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके सर. सर एक बार वो सर्कल का समझा देंगे, एक बार एंगल वगैरह? सो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक. एक बॉडी ए से बी तक जाती है, सेंटर पर ये जो भी एंगल सबटेंड करेगी दैट एंगल इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. यहां से गया यहां तक, इसने पाथ तो इतना कवर किया एल, सर आर्क किया इसने. एंगल जो सबटेंड किया दैट इज थीटा. इस थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, व्हिच इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस ऑफ आर्क. सो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी बट इसकी यूनिट एग्जिस्ट करेगी. ओके. आपको ये बता रहा था, बहुत कम ऐसी क्वांटिटीज होंगी जो डायमेंशनलेस हो बट उनकी यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही है. दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वन एग्जांपल. नेक्स्ट क्वांटिटी. After angular displacement, we use a quantity which is known as moment of inertia. We represent moment of inertia by I. Moment of inertia का जो relation होगा, that's mr square. दिव्यांशु, dimensional formula बताना शुरू करो. मास का dimensional formula क्या होगा? सर m हो जाएगा. रेडियस? सर l स्क्वायर हो जाएगा, l1 स्क्वायर. ये होगा मास इज m1, यस सर m1 और l1. सो कंबाइंड इज m1 l1 स्क्वायर. जब आप यूनिट्स लिखोगे इसकी, SI यूनिट इज मास इज kg, रेडियस इज मीटर, सो इट्स kg मीटर स्क्वायर. जब आप CGS लिखोगे तो इंस्टेड ऑफ किलोग्राम आप ग्राम यूज करेंगे, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर स्क्वायर यूज करेंगे. 10th one. आफ्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो नेक्स्ट क्वांटिटी है दैट्स टॉर्क. देखो, टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स. ये पोजीशन है और ये फोर्स. आयुष बताएगा. आयुष, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होगा पोजीशन का? पोजीशन मींस लेंथ. सर एल. यस आयुष. सर एल. L1. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा आयुष? एम एल m1 l1 टी स्क्वायर माइनस. -2. जब आप इसे कंबाइन करोगे देन दिस विल बी m1 l स्क्वायर t minus 2. So that's the dimensional formula m1 l square t minus 2. ये टॉर्क का dimensional formula. मानसी, ये dimensional formula किसी के साथ मैच कर रहा है? कोई हमने क्वांटिटी पढ़ी है जिसका dimensional formula m1 l square t minus 2 हो? Yes, Yes, कौन सी क्वांटिटी बताइए? sir. Acceleration. No, No, not sir. Second thing. सर work वर्क डन. work done. Okay. Dimensional formula match with work. So for objectives ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है जिसमें वो आपसे पूछता है, 2-3 क्वांटिटीज दे देगा और पूछेगा आपसे किन किन क्वांटिटीज का डायमेंशन फॉर्मूला मैच कर. अच्छा, अब यूनिट्स लिखते हैं. तो R पोजीशन है और F फोर्स है, तो यूनिट जो होगी दैट्स न्यूटन मीटर. CGS आप लिख सकते हो, दैट इज डाइन सेंटीमीटर. नोट इट डाउन, इतना लिखो, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वांटिटी.
So Swani बस ये lecture start किया, सिर्फ 3 quantities discuss किए. Okay, Priyan, sir. Sonam, is it clear up to this quantity 10th? Yes, sir. You सर just, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशनलेस होगा. yes, refractive index is dimension. So the ratio of two speeds. So today we'll try to finish up this list of all quantities. So can you repeat angular displacement? Yes, yes. Angular displacement is, let's say you have a circular track. A body is moving on a circular track. It travels from A to B. While moving from A to B, it covers a distance equal to L. The distance from A to B is L. And the radius of the track is R. So the angular displacement is the ratio of length of arc and the radius of arc. This is the definition of angular displacement. Length of arc is length. When I write dimensional formula, it's L1. Radius of arc is again a length. Its dimensional formula is L1. When we cancel them, then it's L0. It's a dimensionless form. And this is SI unit is radian. And we don't measure angular displacement in CGS unit. There's no CGS unit for angular displacement. Any other doubt? Sonam, Priyansh? No, sir. सर टॉर्क की एनर्जी से इक्वल है डायमेंशन. Yes, torque की dimensions energy और work done के साथ match करो. सर टॉर्क कहाँ पर यूज होता है? रोटेशन में वरुण, जैसे आपका फैन रोटेट कर रहा है ना, रोटेट करने के लिए आप फोर्स अप्लाई करो. जो भी रोटेट करने के लिए आप जो एफर्ट्स लगाओगे, दैट इज टॉर्क. लाइक ये पेन है, मैं इस पेन को रोटेट कर रहा हूँ, दैट मींस आई एम अप्लाइंग सम टॉर्क ओवर द पेन. Just tell me when you have written, I'll change the slide. Sir, written. Done. Okay. Swani, can I change the slide now? Yes, sir. Okay, I will not write the name of all quantities. Otherwise, it will take 2 more lectures. So I'm giving you some quantities homework. So you will do angular velocity on your own. You will write angular acceleration on your own. That's homework. It's also homework. Then you will write angular momentum on your own. Now, after this rotational motion, the next quantity is, we have done translation, we have done rotation. After rotation, the next is thermodynamics or bulk properties of matter. Next part of your syllabus is bulk properties of matter. From bulk properties of matter, your second book starts. So the first quantity in bulk properties of matter is stress. Stress is simply the ratio of force and area. This is force divided by area. That's stress. The ratio of force and area is known as stress. When I write the dimensional formula, yes. But then what is the difference between stress and pressure? Yeah, the only difference between stress and pressure is, in pressure we can take any force, but when we say stress, then this force is perpendicular to the surface. We take only perpendicular force. Sometimes we call this force as thrust also. So when we calculate pressure, force can act in any direction, but when we calculate stress, then force should be perpendicular. But I didn't write perpendicular just to the fact that dimensions does not depend at what angle force is acting. So for as far as dimensional analysis is concerned, thrust and forces are the same. Okay. Yes. So this is m1 L square. Yes, Ayush, any doubt? सर L-1 होगा ना. Yes, yes, yes. M1 होगा. M1 L1 T minus 2. सर -1 है. No, that's force. And yes, Okay. final formula will be M1 and minus. Okay, sir. This final will be M minus. So when you divide them, it gets subtracted out L minus 1. That is stress.
When we write unit, it's force upon area. So the SI unit will be Newton per meter square. We call Newton per meter square as Pascal. When we write CGS, it's dyne per centimeter square. That's the CGS unit, which is dyne per centimeter. After stress, the next quantity is strain. When we write strain, see, we use this strain when we are changing the configuration of the body. Changing the configuration means, let's say I take a wire, I stretch the wire. So when I'm trying to stretch the wire, I'm changing the length of the wire. That is the change in configuration. I'm changing the length. The next configuration that I can change is area. Or I can change volume. Like I take a sphere, I compress the sphere. While compressing the sphere, I'm changing the volume of the sphere. So strain develop when you change the configuration. You can change configuration in various ways. You can change its length, you can change its volume, you can change its shape. So general formula for strain is its change in configuration. I should write it on the next page. General formula for strain is its change in configuration by original configuration. See, I'm not giving you much detail about the physical significance of these quantities, क्योंकि dimensional analysis में ना ये motive नहीं होता कि मैं आपको एक एक की डिटेल बताऊं कि कहाँ से derive होकर आता है, quantity का मतलब क्या है. Dimensional analysis में the only motive that we have is, if you know formula, we should be able to write dimensional formula, and then we will do applications of dimensional analysis. That is the only motive. बहुत सारी डिटेल्स मिस करता हूँ कि स्ट्रेन कहाँ से आती है, कैसे होती है, कैसे डिराइव होता है. यू हैव अ कंप्लीट चैप्टर ऑन स्ट्रेन. सेकंड चैप्टर ऑफ सेकंड बुक ऑफ एनसीईआरटी इज डिवोटेड टू स्ट्रेन. वहां बहुत डिटेल में करो. अभी अगर मैं सबकी डिटेल बताऊंगा तो इट विल टेक वीक्स टू कंप्लीट डायमेंशनल एनालिसिस. टुडे इज द सेकंड लेक्चर. तो आज मैं कोशिश करूंगा लिस्ट में कंप्लीट करूं. Change in configuration by original configuration. आप कई तरह से इसे लिख सकते हो. If you are changing length, you will change it, write this as length, change in length by original length. Or you can write this as change in volume by original volume. There are many ways to write strain. Change in length by original length, change in volume by original volume. बहुत तरह से आप लिख सकते हो. जब आप यूनिट लिखने पर आओगे, dimensions जब आप लिखोगे, guess कर सकते हो dimensions क्या होंगी इसकी? The dimensionless. Dimension. It would be dimensionless quantity. इसकी कोई dimensions नहीं आने वाली. Length से length divide करोगे, volume से volume divide करोगे. So it's L0, dimensionless quantity. And it's also unitless. It's not just dimensionless, but it is also a unitless quantity. That's true. After strain, the next quantity is modulus of elasticity. It's modulus of elasticity. There are various types of modulus of elasticity. You can have Young's modulus. We represent it by Y. You can have bulk modulus. We represent it by capital T. We have modulus of rigidity. Theta. So whatever the modulus of rigidity you have, modulus of elasticity you can have Young's modulus or bulk modulus or modulus of rigidity. The formula is same. The formula is simply the ratio of stress and strain. We know that strain is dimensionless. So जो कुछ भी होगा, that's stress only. So we write this as M1, L minus 1, P minus 2. Strain is unitless and dimensionless. So when we write the complete dimensions, divided with strain is L0. When we write unit, the unit of stress is Pascal. Or you can write this as Newton per meter square. There is no CGS unit. CGS is dyne per centimeter square. That is the CGS unit.
After modulus of elasticity, there are few more quantities like Sir, yeah. can you show the last page? Yes, I'm coming to the last page. Just right. Let me complete this topic. Huh? Then Okay, sir. the next quantity is surface tension. This is your homework. Surface tension would be your homework. Then you have coefficient of viscosity. ये मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ इन सब क्वेश्चंस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये भी आप एज अ होमवर्क लिखो सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज दैट यू मे यूज इन बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अब आप लिख सकते हैं ये लिख लिया था आपने रोटेशन वाली सारी क्वांटिटीज Yes, sir. सर रोटेशन में जो टॉर्क है उसका जो हमारा एसआई यूनिट है वो न्यूटन माइनस मीटर है न्यूटन मीटर हैश लगा देते हैं इसमें हैश What does the term modulus mean? Modulus means coefficient only. It's a coefficient is the synonyms of modulus is coefficient. Okay. And modulus of elasticity physically represents कि जब आप कोई भी force apply करोगे तो उस body की configuration में कितना change आए. Like अगर मैं आपको wire देता हूँ, मैं आपको copper की wire दे रहा हूँ, मैं आपको iron की wire दे रहा हूँ, मैं आपको rubber दे रहा हूँ. तीनों को आप same force apply करो. क्या लगता है सबके लेंथ में सेम चेंज होगा या डिफरेंट चेंजेस आएंगे डिफरेंट चेंजेस होगा ना तो कुछ है जो मीडियम डिसाइड करता है तो मीडियम पर कैसे इलोंगेशन डिपेंड करेगा वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो यंग्स मॉडुलस कहता है लेंथ कैसे डिपेंड करेगी मीडियम के ऊपर वॉल्यूम मॉडल बल्क मॉडुलस कहता है कि चेंज इन वॉल्यूम कैसे डिपेंड करेगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहता है चेंज इन शेप कैसे डिपेंड करेगा Just tell me once you have written. I'll change this. Written. Yes, sir, written. Written, sir. Okay. Written? Can I change the slide? Yes, 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 sir. sir. Yes. अच्छा ये जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आपको इन क्वांटिटीज अगर आपको फॉर्मूला चाहिए वैसे तो आपके साथ शेयर कर लेगा कोई लेकिन आप बेटर होगा आप एनसीईआरटी खोलो एनसीईआरटी के बिल्कुल लास्ट में फर्स्ट जो बुक है एनसीईआरटी की उसके एंड में आपको ये सारी लिस्ट दी हुई जितनी क्वांटिटीज हैं सबका फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला सब कुछ दिया हुआ है बेटर कि अगर आप एनसीईआरटी से करें थोड़ा सा आप बुक खोलोगे समझोगे बुक अपेंडिक्स में हाँ अपेंडिक्स में दिया हुआ है अच्छा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बाद आपके सिलेबस का नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट्स थर्मोडायनामिक्स नेक्स्ट इज थर्मोडायनामिक्स सो थर्मोडायनामिक्स जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं देखो अब तक हमने कितनी क्वांटिटीज यूज करी हैं सोनम कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करी हैं जब भी हम कोई डायमेंशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी हमने यूज कर दी सर 7 यूज करी हैं सर हमने Sir, 3 three use की. 3 यूज करी ये सर मास टेम्परेचर ये सारी सर हाँ। टोटल 7 है ना टोटल 7 है लेकिन अब तक हमने जो कुछ भी लिखा उसमें सिर्फ सर मास 3 सर हाँ लेंथ यूज किया और टाइम यूज किया सर, 3 time. यूज किया जैसे ही हम थर्मोडायनामिक्स में आते हैं एक फोर्थ क्वांटिटी ऐड हो जाती है अब टेम्परेचर भी यूज होना शुरू होता है जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स में आओगे फर्स्ट जो आप क्वांटिटी लिखोगे दैट्स टेम्परेचर टेम्परेचर के लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी इन इटसेल्फ तो आप कोई फॉर्मूला नहीं लिखोगे
टेम्परेचर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप दो तरह से लिख सकते हैं, θ1 भी लिख सकते हैं और आप K1 भी लिख सकते हैं. दैट्स द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टेम्परेचर. SI यूनिट टेम्परेचर की केल्विन होगी, CGS यूनिट सेल्सियस होगी. CGS यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज सेल्सियस. टेम्परेचर के बाद हम नेक्स्ट क्वांटिटी यूज करते हैं, दैट इज हीट. We represent heat as delta Q. Heat, अच्छा हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये मुझे हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन बताएगा? सुहानी आप बताओगे हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? या आसानी से गेस किया जा सकता है? सुहानी, व्हाट्स डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर हीट? Hello, यस यस सुहानी. sir. Dimensional formula should be like work will be equal to heat, I guess. Good, very good, very good. Because we So have it will be Heat energy. it will be M1 Mhm, M1 L2 and T negative 2. very good. So we have written a statement after work done that work done and all types of energies have same dimensions. So heat is a form of energy, so I don't need any formula for calculating heat. I can directly write its dimension as m1 L square T minus T. Not just heat energy, but all types of energies will have this dimension. And when we write units, the SI unit of heat is joule. The CGS unit of heat is Earth. और अब एक छोटा सा इशू आता है, अर्ग हर एनर्जी की सीजीएस यूनिट है एल्स देन हीट. व्हेन वी राइट हीट वी राइट कैलोरी. ये याद रखिएगा, अर्ग लिखकर काट दीजिएगा, आपको याद रहेगा. हर एनर्जी की सीजीएस अर्ग है एल्स देन हीट. हीट इज द ओनली एनर्जी जिसकी यूनिट कैलोरी होती है. अच्छा, इसके बाद कुछ कैलकुलेशंस आप करोगे. हीट के बाद नेक्स्ट वी हैव स्पेसिफिक हीट. चलो स्पेसिफिक हीट मैं कर देता हूँ, इसके बाद आप करो. स्पेसिफिक हीट को रिप्रेजेंट बाय S. स्पेसिफिक हीट इज डेल्टा Q इज ms delta T. So m is mass, delta Q is heat, S is specific. Yeah, मैं इसको next slide पे ही. The next quantity is specific. When we write formula, we write specific heat in this way. Delta Q is ms delta T. Delta Q is heat, m is mass, S is specific heat, and this delta T is temperature. It's not time, it's temperature. Now I need dimensional formula for specific heat. For specific heat, I can write this dimensional formula as it's delta Q divided by m into delta T. Now, अब dimensional formula जब आप लिखोगे, delta Q is heat, so the dimensional formula of heat is m1 L square T minus 2. Then you have m, which is mass, so it's divided by m1. Then you have delta T, which is temperature. For temperature, you can either write θ1 or K1. I'll be writing θ1 always. So when we combine them, then it comes out to be, say, m1 will cancel m1 itself square and 0. Then you have L square. Then you have T minus 2. Then you have θ minus 1. That is for specific. When we write unit, delta Q, it's joule. Mass is kg. Delta T is temperature, that's Kelvin. So it's joule per kg per Kelvin. When we write CGS, instead of joule, I'll be writing calorie. Instead of kg, I'm using gram. Instead of Kelvin, I'm writing Celsius. So it's calorie, gram inverse, degree Celsius. So that's the CGS. So this is specific heat. After specific heat, there is another quantity which we call latent heat.
We represent latent heat with capital L. तो देखो latent heat का formula delta Q is m into L. सर Yes. सर इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें specific heat और latent heat में यस सर. स्पेसिफिक हीट हम तब यूज करते हैं जब हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं. बेसिकली स्पेसिफिक हीट बताता है कि एक 1 kg की बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन से चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए. दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर चेंज होता है व्हाइल वी कैलकुलेट स्पेसिफिक. लेटेंट हीट हम तब यूज करते हैं जब स्टेट चेंज होती है. लेटेंट हीट आपको बताएगा आइस है 1 kg, उसे मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए. दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आपके पास 1 kg वाटर है, आप उसे वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं बॉइल कर कितनी हीट देनी होगी. दैट इज लेटेंट हीट. लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, स्टेट चेंज होता है. स्पेसिफिक हीट में टेम्परेचर चेंज होता है, स्टेट चेंज नहीं होता. ये डिफरेंस. ओके सर. Sir, so in latent heat, if we try to find out the dimensional formula, will it be similar to that of work done? No, Because it's also a form of energy. no, it's not just energy, it's energy per unit mass. Okay. Latent heat is energy required to change the state of 1 kilogram of the body. So it's energy per unit. Yes. Okay. When we write dimensional formula, it comes out to be m1. It's L square T minus 2 divided by mass, which is m1. So it comes out to be m0. It's L square T minus 2. Next, when we write units, we write this as it's joule, kg inverse, and here it's calorie gram. Note it down. इसके बाद आप एक न्यूमेरिकल आप सॉल्व करो. इसमें कोई डाउट किसी को? प्रियांश नो सर. हो रहा है सब? नो सर. सोनम, एनी डाउट? सर No, हीट sir. के सीजीएस को कैलोरी कहते हैं. हाँ, हीट की सीजीएस को कैलोरी कहते हैं. उसके अलावा जितनी भी एनर्जीज है ना, उन सब की सीजीएस इज सेल्सियस. सॉरी, सर इसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन करेंगे. इसके बाद हम एप्लीकेशंस करेंगे. कुछ डायमेंशंस और 12th के सिलेबस की भी आपसे डायमेंशंस पूछी जाती हैं. देन वी विल डू एप्लीकेशंस. Sir, what is tension? टेंशन इज अ टाइप ऑफ फोर्स. टेंशन बेसिकली मानसी वो फोर्स है जो स्ट्रिंग में एक्ट करती है. लाइक आप एक रोप लो, उस रोप से अगर आप किसी बॉडी को पुल करने की कोशिश करोगे तो रोप बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगा वो टेंशन टाइप ऑफ फोर्स. Okay, sir. So dimension formula would be same as that of force. सर Yes, yes. सर प्लैंक कांस्टेंट क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट. Planck constant, लाइट जो है ना, आपकी लाइट एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में आती है. ऐसा नहीं होता कि कॉन्टिन्यूअस लाइट आ रही है. एक एक कर पैकेट आता है लाइट का. तो लाइट की एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट. Energy depends upon frequency multiplied by a constant. That constant is known as Planck. एच. Energy of light calculate करनी. ओके सर. Just tell me once you have written. I'll change the slide. Yes sir, written. Okay. Sir, written. हुआ इतना? चेंज करूं स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir.
सबको हो गया? प्रियांश, वरुण, मानसी? Yes, sir. Yes, sir. Next quantity number 22. This is coefficient of thermal conductivity. मैं आपको रिलेशन बता रहा हूँ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के लिए. आप मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट कैलकुलेट कर चैट रूम में बताओ. सारी क्वांटिटीज का नाम भी बता देते हैं. देखिए, Okay, sir. डेल्टा क्यू इज हीट, टी इज टाइम, ए इज एरिया एंड दिस डेल्टा टी इज टेम्परेचर. ख्याल रखना एक टाइम है और एक टेम्परेचर है. ऐसा ना हो कि दोनों को तुम टाइम या दोनों को टेम्परेचर दो. एंड डेल्टा एक्स इज लेंथ. So what do we have to find out? You have to find out the dimensional formula of K, coefficient of thermal conductivity. Okay. I need dimensional formula as well as SI unit. Calculate and write your answer in chat. Sir, we have to find K. Yes, you're supposed to calculate K, dimensional formula. Write your answer in chat. Very good, Sonam. Good, Ayush. It's not that lengthy, Divyanshu. Yes. Mansi, you're making some mistakes. Check your dimensions of length. You're making mistakes in length. Priyansh. We have to tell the SI unit as well, no? SI unit as well. Yes, Priyansh, you're right. Good. Good, Ayush. Swani, also write the dimension formula. Your unit is correct, but also write the dimension formula. Varun. Yes, sir. Answer. Divyanshu, you're making some calculation mistakes while calculating a dimension formula of length. For L, check again your L and K temperature. Divyanshu, कोई जल्दी नहीं है. Just do with your natural speed. तुम Yes. L में गड़बड़ कर रहे हो और K में गड़बड़ कर रहे हो. वरुण, क्या हो गया आज स्पीड को? Sir, I have just started. Just have started. क्यों? क्या टाइम हो गया क्वेश्चन देखो. Yes, Sumani, right, right. So see, to get the dimension formula, yes, Mansi, good. I need K. Yes, you are correct, Mansi. K is delta Q over delta T. I will multiply it with del X here.
Yes, sir. M1 L2 T minus 3. वरुण नो गलत है, एरिया एंड डेल्टा। सो जब आप वैल्यूज रखोगे ना डायमेंशन फॉर्मूला, डेल्टा क्यू इज हीट, इट्स m1 L square T minus 2. Delta X is length, it's L1. Delta T is time, it's T1. A is area, L square. Delta T is temperature, theta 1. It's your choice, you can write theta or K, that whatever you prefer. So this is M1, and if I write L, so that's L square plus 1 minus 2. There's L square in the denominator also. Then you have T minus 2 minus 1, then you have theta minus 1. So that's M1, L1, T minus 3, theta minus. Yes, is it clear now? Varun, Divyanshu? Yes, sir. Yes, sir. Now, when we write unit, see it's delta Q, which is joule. Time, this is seconds. Delta X, that's meter. Area, that's meter square. Delta T is Kelvin. That's the SI unit. तो ये कितना हो जाएगा? Joule per second per meter per Kelvin. Now this joule per second you can write as watt. You can say this is watt per meter per Kelvin. And when we write the CGS unit, यहाँ से आप CGS लिखो. जूल की जगह आप कैलोरी यूज करोगे, सेकेंड इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, डिग्री सेल्सियस. सो दैट वाज अबाउट थर्मोडायनामिक्स. थर्मोडायनामिक्स में आप ये क्वांटिटीज यूज करेंगे. आफ्टर थर्मोडायनामिक्स दिस लास्ट सेक्शन ऑफ क्लास 11, दैट्स एसएचएम एंड वेव्स. देखिए एंट्रेंसेस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्टली इन डायमेंशनल फॉर्मूले की कॉम्बिनेशन से आप कर लो. 2, 3, 4 क्वांटिटीज को कंबाइन कर आपको कुछ बनाकर दे दो. अभी आपको असाइनमेंट्स में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको दिखेगा अच्छा थर्मल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सबको कंबाइन कर एक जगह ले. तो एटलीस्ट आपको इंडिविजुअली तो कैलकुलेट करना आना चाहिए. एसएचएम एंड वेव्स इजी है, मतलब कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी इसमें यूज नहीं होती. सबसे पहले इसमें यूज होता है आपका वेवलेंथ. वेवलेंथ आप गेस कर सकते हो. Wavelength is just a length. So dimensional formula will be L1. SI unit will be meter, CGS will be centimeter. Wavelength के बाद जो next quantity है, that's frequency. Frequency को आप लिख सकते हैं 1 by time period. It's 1 by time. So dimensional formula will be it's 1 by T1. So it will be T minus 1. SI unit is second inverse और इसे आप hertz भी कर. CGS में we don't measure frequency. ये दोनों quantities देखिए, फिर और quantities next शीट पे. Sir, what is SHM? अच्छा, SHM is a type of oscillatory motion, simple harmonic motion. Is a type of oscillation, like the motion of a pendulum is a good example of SHM. So these are the last units of your syllabus. It's unit number 9th and unit number 10th are SHM. Sir, thermodynamics में बस 5 फॉर्मूला यूज होंगे Mostly. So can I change the slide now? Yes, sir. Yes. After frequency, the next quantity is speed of light. We represent speed of light as c. अभी speed है, उसके लिए आपको किसी और फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला इज L1 T minus 1. SI unit is meter per second,
CGS unit is centimeter. So this is just E. After speed of light, the next quantity is Planck constant. ये भी आप waves में ही use करो. We represent Planck constant with h, and the formula to calculate Planck constant is this: E is equal to h nu, where E is energy, nu is frequency, and h is Planck constant. I need dimensional formula of Planck constant. Speed of light लिखिए और मुझे बताओ dimensional formula of Planck constant क्या है. सर ml2t-1. Very good. किसका आंसर था? वरुण का? यस सर. Good. वरुण टाइप किया करो. So we have to find the dimensional formula, right? Yes, dimensional formula of Planck constant. Good, Ayush. Yes, Mansi, you are correct. Good. Priyansh. Yes, Varun. Good. Right, Sonam, you are correct. Priyansh, Divyanshu. Divyanshu, आज तुम slow कैसे लग रहे हो? सर थोड़ा सर दर्द है. सर दर्द या कुछ और चल रहा है? फेसबुक, ट्विटर, नहीं सर नहीं. व्हाट्सएप कुछ तो नहीं चल रहा? नहीं आज नहीं चल रहा. सर दर्द तो इतना तो नहीं होगा कि उसको कंट्रोल नहीं किया जाता. Like if you are planning to crack exam like JEE ना, तो IIT के हॉस्टल में कभी तुम लाइफ देखना कैसी होती है. Like JEE के एग्जाम सिर्फ इसलिए टफ नहीं होता कि कम बच्चे उन्हें चूज करने. JEE का एग्जाम इसलिए भी टफ होता है कि जब आप वहां जाओगे ना, वहां सर्वाइवल उतना ही टफ. ऐसा हो सकता है कि आपको 102 फीवर हो और सुबह आपका टेस्ट हो और आपके पास कोई ऑप्शन ही ना, मतलब ये ऑप्शन ही ना हो कि आप उस टेस्ट को ना दो. तो सर दर्द से कहो कोई बात नहीं, 7 बजे के बाद जब क्लास ओवर हो जाएगी तब कंट्रोल में रहेगा. सुहानी से m1 l² t-2. लाइक इंडिया में IITs ही शायद ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कॉलेज में भी सुबह 7 बजे क्लासेस लेते हैं. ड्यूरिंग माई PhD में 15 डेज के लिए था IIT गुवाहाटी में. सो वहाँ मॉर्निंग 7 AM क्लासेस होती. सुबह 7 बजे प्रोफेसर उठा लेता था और आपको 7 बजे पहुँचना, 100% अटेंडेंस. मतलब ये नहीं था कि आधे पहुँचेंगे आधे नहीं पहुँचेंगे. So that was, I was saying that it's -1 above and -1 negative. Now come it gets -1 again. This is -2 +1. This is what happened when we do multitasking. Huh? 1 l² t-. This is it. So Divyanshu, सर का दर्द ठीक हो गया? जब आप इसे सॉल्व करोगे, it's joule by second, so joule second universe. It's joule seconds. When you write CGS, it's erg. No, yes, it's erg seconds. चलो इतना लिखो. So this completes your class 11 syllabus. Class 11 में जो major quantities हैं वो ये quantities हैं जिनका dimension formula आपको पता होना चाहिए. But since most of people in this batch are either preparing for JEE or they want to apply for SAT, so in both the exams, you will get dimension formula of class 12 quantities also. तो differentiate नहीं करते entrances ना JEE ना SAT कि, या अगर आप में से कोई NDA वाला भी है कि वो सिर्फ आपको dimension class 11 के syllabus के देगा, वो आपको dimension देगा और बहुत chances होते हैं कि dimension formula class 12 से आए. 11th की तो quantities आसान होती है, 12th का आपको dimension formula मेन आना चाहिए. तो अब मैं 12th पर जा रहा हूँ.
आपके स्कूल एग्जाम्स में शायद आपको 12th की क्वांटिटीज ना दें, बट जो एंट्रेंस आप क्रैक करना चाहते हैं वहां आपको 12th की क्वांटिटीज के डायमेंशंस मिलेंगे. So have you written? Can I change the slide? Yes, sir. Yes, sir. So 1 second. Yes, sir. So now you can. So, 12th में आपके सिलेबस का जो मेजर पोर्शन है ना, दैट मेजर पोर्शन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स. Electromagnetism. So electromagnetism starts with the concept of electric charge. और नॉट स्टार्ट इलेक्ट्रिक चार्ज. अब देखो, जैसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में एक फंडामेंटल क्वांटिटी और बढ़ गई. पहले क्या था? सिर्फ मास, लेंथ और टाइम था. जैसे ही आप थर्मोडायनामिक्स में आए, टेम्परेचर बढ़ गया. जैसे ही आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आओगे, एक फिफ्थ क्वांटिटी बढ़ जाएगी एंड दैट इज करंट. अब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट आना शुरू हो जाए. नाउ यू हैव इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के लिए किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है. इट्स अ फंडामेंटल क्वांटिटी. डायमेंशनल फॉर्मूला इज A1, SI यूनिट इज एम्पियर. मैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की क्वांटिटी की सीजीएस नहीं लिखूंगा, मतलब आपसे कोई सीजीएस पूछेगा नहीं, बट स्टिल आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो बायट लिख लो. करंट की सीजीएस बायट होती है, बट सर ये तो वो है ना, क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट. हाँ, ये फंडामेंटल इलेक्ट्रिक करंट. आफ्टर इलेक्ट्रिक करंट नेक्स्ट क्वांटिटी जो बहुत आप यूज करोगे, दैट इज चार्ज. चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट करूंगा. चार्ज को आप ऐसे लिख सकते हो, चार्ज इज करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. So I is current and T is time. सर A1 T1 हो जाएगा. It's A1 T. When we write unit, it's coulomb. Charge हो गया. After charge, next quantity is we have electric current, we did charge. Next is voltage or potential difference. Voltage is. See, voltage is the most important quantity in electromagnetism. ज्यादातर quantities आप voltage की terms में break करो. And formula for voltage is it's Sir, work W by Q. upon charge. Good work. चलो आप एक काम करो, इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखो. वरुण चैट रूम में लिखना, बोलना मत. एसआई यूनिट तो आपको पता है इसकी वोल्ट होती है. डायमेंशन फॉर्मूला लिखना वोल्टेज का, और इसको आप याद कर लेना. ये वो रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. गुड प्रियांश. असाइनमेंट सबने सबमिट कर दिया था लास्ट वाला फिजिक्स का? Yes, Sir, sir. actually इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है. Whenever I'm clicking on the submit tab, उसमें ना वो वापस से जो मतलब असाइनमेंट वाला पेज है, वो वापस से उसी पे ओपन हो जा रहा है. ओके, आपने एक बार कहा किसी से आपके साथ जो भी ऑपरेशंस टीम से कनेक्टेड होंगे? No sir. एक बार मिस्टर निष्कर्ष हैं, निष्कर्ष मैं उनसे कह देता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लें. ठीक है? Okay sir. That is वो sort of. Sir, I have sent the dimension. Yes, I'm checking your. Priyansh is right, Mansi is right, Varun is correct. Sonam is also. Sonam, it's a to the power minus 1, I guess. Huh? Ayush, we write capital A. Huh? Divyanshu is right. Good. M1 L square T minus 2. Charge is current A1 time T. When we divide them, it's M1 L square T minus 3.
Unit is voltage is volt. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसके बाद जो क्वांटिटीज आएंगी, अब हम सब क्वेश्चंस की फॉर्म में करेंगे, इसके बाद क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे, और मेजॉरिटी ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर से करा रहा हूँ। एक क्वांटिटी और मुझे करके दिखा दो 29th के बाद ना 30th क्वांटिटी। M1 is yes Vani, you're right, 30th quantity, that's magnetic field. We represent magnetic field with capital B, और magnetic field के ना ये relation है QV B sin theta, where F is force, Q is charge, V is velocity, B is magnetic field, sin theta is just an angle, it's dimensionless. Sin theta की कोई dimensions नहीं, it's just an angle. Now get the dimension formula of magnetic यहाँ से. Sin theta number है, इसकी कोई dimensions नहीं होंगी. Get the dimension formula of magnetic field. Calculate कीजिए and report your answer in chat room fast. Okay, Ayush. Yes, Ayush, you're right. Ayush, write A for current, not I. Huh? Good, Sonam. Right, Priyansh. Divyansh, you're making mistake while calculating length, and you are making mistake in a current. Mansi is right. Divyanshu. Yes, Mansi is right. Sohani is also correct. आएगा आएगा कुमार, आयुष एक और एक मोल भी आएगा, एक क्वांटिटी होगी इसमें मोल आप देखो. Yes, Varun, you are right. But Varun, always respect the order. है ना? Mass, length, time, Yes, sir. spin curve. So you can write magnetic field as it's F over QED. So when we write dimensional formula, we write this as M1, L1, T minus 2, over charge, which is A1, T1, over velocity, that's L1, T minus 2. When we divide them, I get M1, L0, T minus 2, that's M1, L0, T minus 2, A minus 2. That's magnetic. When we write unit, the SI unit is Tesla. Yes, you can write this as Newton meter per coulomb per second, or it's Tesla. The SI unit is Tesla. Okay, so that is about the list. Now we'll do three questions from the previous years. Huh? Can I change the slide? Yes, sir. Yes. 1 second. You go back. Sir, done. Okay. So the next question is this. This is the formula. 1 over F is 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square.
Here this F is force, Q1 and Q2 are charges, R is separation. When I say separation, it's distance, length. Epsilon naught is absolute permittivity. This is one formula. Then you have one more formula, that is B is mu naught by 4 pi ideal sine theta over R square. Here B is magnetic field, I is current, dl is length, R, just like the earlier one, it's square, sine theta is angle. Mu naught is absolute permeability. Absolute permeability. I need the dimensional formula for mu. And I need the dimensional formula for epsilon. No, so not mu naught and epsilon naught. Write the dimensional formula for mu naught epsilon naught to the power minus half is L minus 1 T1 L1 L1 T minus 1. सर क्वेश्चन थोड़ा ठीक से समझ नहीं आ रहा. Yes, sir. देखो आपको एक ये एक्सप्रेशन दिया, F is 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. इसमें सारी टर्म्स नोन है, F नोन है. सर 4 पाई क्या लिखा है वो? एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है एप्सिलॉन, जिसको हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं. ये एक्सप्रेशन आपको दिया है, B is mu naught by 4 pi ideal sin theta by R square. B मैग्नेटिक फील्ड है, I करंट है, DL लेंथ है, R तो सेपरेशन है. सेपरेशन मींस लेंथ है. म्यू नॉट को एक कांस्टेंट कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी. तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट टू द पावर माइनस हाफ क्या होगा. ये नीट में आया था 2016 में. So, कुछ हिंट अगर आपको चाहिए, आप यहां से एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो. आप यहां से म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो. दोनों डायमेंशनल फॉर्मूला यस सर. पावर लो माइनस हाफ. इट विल टेक 3 to 4 minutes. डू इट. फोर्स आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट की है, चार्ज भी आप जानते हो. जस्ट जल्दी से. 4 के बाद क्या लिखा है वो फर्स्ट वाले में सर, अपॉन में जो है सर, 4 के बाद क्या लिखा है? एप्सिलॉन, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं. नो सर, एप्सिलॉन नॉट के पहले 4 पाई. ओके सर. सर जो हमारी सेकंड इक्वेशन है सर, वो म्यू नॉट अपॉन 4 x से पाई इनटू I के बाद सर वो कौन सा एक्सप्रेशन है? dl लेंथ. dl is length. Very good आयुष. Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. हाँ, Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन. ओके. R क्या है ये? सेपरेशन, लेंथ. ओके सर. कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक मत कर देना, जरा सी भी आप मिस्टेक करोगे सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी.
आयुष आपने अलग अलग कैलकुलेट किया था सब? सुहानी देखिए फर्स्ट वाला जो आपको दिया है ना, यस सर। उससे आप एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकालो। ओके। सेकंड वाले से आप गेट द डायमेंशंस ऑफ म्यू, देन सब्स्टिट्यूट बोथ द डायमेंशंस। आपको पता है कि इक्वेशन में एक अननोन है तो डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालना है? यस सर। हाँ आयुष ऐसी होता है। इसका ना एक फॉर्मूला और होता है, बाद में लिखूंगा, तो तभी जस्ट देखना चाह रहा हूँ। इसका लिंक है। सर फर्स्ट वाले का भेजा सर मैंने। अच्छा चलो सेकंड भी करो और फिर उसको, मुझे इसका चाहिए वरुण, मुझे ना ये कैलकुलेट करके बता पूरा, एक एक नहीं, मुझे पूरा कैलकुलेट करके बताना कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। अब तो इतना कर लिया ना, अब इतनी कैलकुलेशन तो हो जानी चाहिए कि थोड़ा सा लेंदी है आपका। इट कैन टेक टाइम, तो बात नहीं। वेरी गुड मानसी। तो देखो दो लोगों का आ गया, एक आयुष का आ गया और एक मानसी का आ गया। टफ नहीं, इट्स जस्ट लेंदी, मैंने लेंदी कर दिया चीज। 3 क्वेश्चंस मर्ज कर दिया। आप एप्सिलॉन नॉट का अलग कैलकुलेट करते, म्यू नॉट अलग कैलकुलेट करते, फिर सब्स्टिट्यूट करते, मैंने सबको मर्ज कर एक बना। दिव्यांशु तुम प्लस माइनस की बहुत मिस्टेक करते हो, बहुत ख्याल रखना, कोई स्टेप स्किप मत करना, सारे स्टेप्स लिखना। सर ये ऊपर 2 बार यू 0 है। कहाँ पर? सर ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में। सर करंट के बाद क्या है सर ये? डीएल करंट के बाद बी है और एल, ये लेंथ। सोनम कुछ नहीं आया अभी तक? प्रियांश गुड, सुहानी राइट। चलो 3 लोगों का आ गया, अभी 4 लोग और बचे हुए। It's not tough, it's just lengthy. Okay, I'm waiting for just 1 more minute, then I will start my calculation. No, दिव्यांशु तुम्हें ये प्लस माइनस की मिस्टेक है ना, ये ठीक करनी है। मुझे लिख कर दिखाओ क्या तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर ये मिस्टेक सही नहीं हुई ना तो ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम करेगी। और जरूरी नहीं है कि अपनी गलतियां आपको साल के एंड में ही पता चले जब 11th का फाइनल एग्जाम होता है। मैं आपको वीकली बता रहा हूँ कि आपके साथ कहाँ कहाँ क्या क्या इश्यूज आते हैं। चलो 1 मिनट भी और हो गया, अब मैं सॉल्व करूँ। सर 1 more minute प्लीज। अच्छा चलो 1 मिनट और रुक जाते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट और होगी, कभी भी ना देखो जो क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ आजकल तो
ML मशीन लर्निंग इतना स्ट्रांग है ना कि आप क्वेश्चन लेकर डाल दो आप नेट पर तो कहीं ना कहीं से ढूंढकर आपको सोल्यूशन दे देगा, बट प्लीज वो काम मत करना, मतलब फिर आप सीख नहीं पाओगे और मैं जज नहीं कर पाऊंगा कि आपको क्या नहीं आता, वो आपके लिए प्रॉब्लम है। कई बार ऐसा होता है आप सब लोगों को अलग अलग असाइनमेंट्स जाते हैं, तो वो इसीलिए हम बैचेस छोटी रखते हैं कि ड्यूरिंग द बैच हम डिसाइड कर पाएं किसके साथ क्या इशू आ रहा है। लेकिन अगर आप मुझे गलत तरीके से आंसर्स बताएंगे, आपने किसी बुक से देख लिया या आपने कहीं से और से कर लिया, तो मुझे बहुत गलत पिक्चर देगा और वो इन द लॉन्ग रन आप ही को हर्ट करे। 8 स्टूडेंट्स की ही बैच बनाने के रीजन हैं कि 8 से ज्यादा बैच स्ट्रेंथ नहीं जाती, उसका रीजन है। यस वरुण, ठीक है बिल्कुल। जब तक बैच में 8 स्टूडेंट्स है ना तो हर फैकल्टी को याद रहता है किसने क्या आंसर नहीं दिया, बट जैसे ही वो स्ट्रेंथ 10 के ऊपर जाती है हमें नहीं याद रहता कि आप में से कौन क्या आंसर दे रहा है, क्या प्रॉब्लम थी उसके साथ। वेरी गुड वरुण, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से अब मैं इसको एक वर्कआउट कर रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट इज Q1। तो जिन लोगों का आंसर्स नहीं आए प्लीज चेक करो कि कहाँ आप गड़बड़ करते हैं। FR स्क्वायर, चार्ज इज A1 T1, दूसरा चार्ज भी A1 T1, फोर्स इज M1 L1 T-2, R इज L1 स्क्वायर। सो आपका एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा इट्स M, जब ऊपर लेकर जाओगे M-1 हो जाएगा। दिस इज L1 एंड L स्क्वायर, L3 L-3 हो जाएगा। इट्स -2 और ऊपर आ गया इट्स T4 हो जाएगा, इट्स A स्क्वायर हो जाएगा। M-1 L1 और L3 T-3 हो जाएगा, -2 और 4 हो जाएगा A1 A स्क्वायर। अब जब आप म्यू नॉट लोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे देन म्यू नॉट इज B। 4 पाए तो यार कुछ है ही नहीं ना, नंबर है तो मतलब ही नहीं। BR स्क्वायर बाय IDL। साइन थीटा आप लिख दो, बट साइन थीटा आपको पता है कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं है साइन थीटा। तो म्यू नॉट इज B which is M1 L1 T-2, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हमने यहाँ कैलकुलेट किया, M1 T-2 A-2, M1 T-2 A-2। R is length, it's L1 square. I is current, which is A1. DL is length, which is A1. So mu naught आ गया, it's M1 T-2, so L तो है ना, this is L square divided by L, so it will be L1. This is T-2, that's A-2, A-2। आपको चाहिए म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का प्रोडक्ट और उस पूरे की पावर हाफ। So it's epsilon naught, which is M-1 L-3 T4 A square. Then you have mu naught, which is this M1 L1 T-2 A-2, and the power is minus of half. So it's M to the power 0, L to the power -2, T to the power 2, A to the power 0, और to the power -1। तो ये आ गया आपके पास L to the power -2 T square to the power -1। So ये आ गया it's L to the power, if I this is power -1/2 ना, तो -1/2 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हर किसी से -1/2 मल्टीप्लाई होगा, -2 into -1/2, then this is T square T into -1/2, पावर दोनों से मल्टीप्लाई। So this will be L to the power 1 and T to the power 1, that's speed। अब इसको करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब आप एंट्रेंसेस में जाओगे ना तो आप इसे यूज करना, C is 1/√μ0 एप्सिलॉन। ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्म है। स्पीड ऑफ लाइट ऐसे कैलकुलेट होती है म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट से। जो आप लिखते हो ना स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, वो यहाँ से आती है। बट मैं आपको सिखाना नहीं चाह रहा था, मैं चाहता था कि आप इसे कैलकुलेट करें, आप इसे कैलकुलेट करें, आप सब्स्टिट्यूट करें, आपकी कैलकुलेशंस ठीक हो। Otherwise, for numericals, you can remember this thing. C is 1/√μ0 एप्सिलॉन।
The C speed. So when I first did it, my M wasn't getting cancelled. 0 was not coming for M. So I got really confused. So what is C in this question? Matlab, in this This- Which one? so C equal to 1 by C, speed of light. Speed of light. Speed. Speed of light. Yes, Ayush, it's speed of light in vacuum. When light travels through vacuum, उसकी जो speed होगी that 3 lakh kilometer per second. वो actual में is formless है. Okay, good. So now you know how to calculate dimensional formula और उसको आप कैसे combine कर सकते हैं. This is a good example कि dimension formula जो हमने अब तक करा है वो कैसे use होता है numericals के. So the first type of questions that we get on dimension analysis is this. वो आपको अलग-अलग तरह से combine कर बताएगा कि कहीं 3 क्वांटिटीज कंबाइन कर देगा, यहाँ तो मैंने 2 क्वांटिटीज कंबाइन करी थी और डायमेंशनल फार्मूला पूछा. Now let's move on to the application of dimension analysis. But before starting applications of dimension analysis, see the next is type of quantities. On the basis of dimensions, we can classify quantities into various categories. मैं अब fundamental और derive नहीं कर रहा. पहले तो हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि आपकी जो क्वांटिटीज होंगी, एक वो होंगी जो डायमेंशनल है, उनमें डायमेंशंस होंगी, और दूसरी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी. सो एक क्वांटिटी तो हो गई विच इज डायमेंशनल, और दूसरी क्वांटिटी होगी आपकी डायमेंशनलेस. अब मैं यहाँ डेफिनेशंस नहीं लिखवाऊंगा, नेम बहुत क्लियर कर रहा है. डायमेंशनल मींस क्वांटिटीज व्हिच हैव डायमेंशंस, dimensionless means quantities which don't have dimensions. अब इन क्वांटिटीज को आप फर्दर 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. You can further classify it into 2 categories. Dimensional constant, ऐसा हो सकता है कि डायमेंशंस हो बट वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो, या पहले डायमेंशनल वेरिएबल, ये बड़ा नंबर है. डायमेंशंस हैं बट वेरिएबल क्वांटिटी, और यू कैन हैव डायमेंशनल कांस्टेंट कि डायमेंशनल्स होंगी बट क्वांटिटी कांस्टेंट. In the same way, you can have dimensionless variable or dimensionless constant. Dimensionless variable and dimensionless constant. So dimensional variables के examples देखो. The various examples are speed, acceleration, velocity, force. These are few examples of dimensional variables. When we write dimensional constant, ये वो quantities होंगी जो constants होंगे but dimensions रखते हैं. तो dimensional constant के examples हो जाएंगे जैसे आपका speed of light. Constant है but dimensions होंगे. G है universal gravitational constant. Universal gravitational constant. H है Planck's constant. Planck constant. Small g, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. Both quantities हैं. Constant है but they have dimensions. Next we have dimensionless variables. So dimensionless variables में examples हैं जैसे angle हमने किया था. Angle is dimensionless but it's variable. 10 degree, 20 degree, 30, 40, 50 किसी भी degree का angle. Then we can have quantities like strain. Strain is dimensionless but it's variable. Strain की कोई भी value हो सकती है. Then you can have refractive index. Refractive index is ratio of 2 speeds. It's dimensionless but it's variable quantity. Next we come to dimensional constant. Pi is a good example. The constant but dimensionless.
numbers, good example. Then we just like pi है कि irrational number है ना, एक irrational number है जिसे pi कहते हैं. ऐसी एक और irrational number आता है जिसे e कहते हैं. e भी constant है but इसकी dimensions नहीं. Yes, Ayush, trigonometric ratios, they are dimensionless but they are variable. ना अलग अलग trigonometric ratios को और कुछ अलग से. Several examples. Basically जब मैं trigonometric ratios लेता हूँ ना, इसी में count हो जाता है angle. Trigonometric ratios होगा तो angle कहीं angle dimensionless, तो वो भी dimensionless होंगे. But angle variables है तो trigonometric ratios की भी कई values आ सकती हैं. अब इसकी कुछ टेक्स्ट बुक्स होती हैं जहाँ आपको इनकी डेफिनेशंस मिल जाएंगी, बट मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी डेफिनेशन की जरूरत है. लाइक डायमेंशनल वेरिएबल नाम बता रहा है, क्वांटिटीज हैव डायमेंशन एंड दे आर वेरिएबल. डायमेंशनल कांस्टेंट, क्वांटिटीज हैव डायमेंशन बट दे आर कांस्टेंट. इतना लिखो. देन वी विल स्टार्ट विद द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस. Written, sir. सबने लिख लिया? No, sir. Yes, sir. 1 second. Okay, Ayush. Sir, done. सबने लिख लिया ना? Next we have few applications of dimensional analysis. Majority of questions application से आए. अब जब आप dimensions समझते हो, आप dimensions लिख सकते हो, तब आप application समझ सकते हो. Application of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस की कुछ एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं. देखिए क्या क्या एप्लीकेशंस हैं आपके सिलेबस में. पहला है चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ फॉर्मूला. Second is derivation of formula. Sir, SI unit. SI unit of what? Sir, it can be used to calculate the units. Yeah, it can be used to calculate the SI and CGS unit, right? Derivation, but उसको ना हम standard applications में नहीं लेते. 3 standard applications: accuracy of formula, derivation of formula, and the third one is conversion of one system into one. जो आप कह रहे हो ना SI unit, वो basically यहाँ आ जाता है, conversion of one system of unit into one. तो इसमें MGS to CGS आ जाएगा. हाँ, सिर्फ SI से CGS नहीं, कुछ भी. मतलब ये तो इतना जनरल है कि आप मुझसे कहो कि मैं एक यूनिट बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं लेंथ को मेजर करूंगा किलोमीटर में, टाइम को मेजर करूंगा ईयर में, और मैं मास को मेजर करूंगा मिलीग्राम. उस यूनिट में क्वांटिटीज कैसे जाएंगी वो भी आप बना सकते हैं. तो आप किसी भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. इसे लिख लीजिए. आज अब और टाइम नहीं है, मैं इस एप्लीकेशन को तो स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा. आपका नेक्स्ट लेक्चर मेरे साथ मंडे होगा, सेम टाइम. सो मंडे आई विल ट्राई टू फिनिश द फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस. कोशिश करेंगे कि फर्स्ट 2 एप्लीकेशंस. Okay, sir. और इस संडे आपका टेस्ट होगा. देखो हर वीक टेस्ट है, जितना मैंने आपको करा दिया है टेस्ट इसी की बेसिस पर होगा. और टेस्ट को हम अपस्केल करते हैं. लाइक जेई का एक पेपर 300 मार्क्स का होता है, आपके स्कूल एग्जाम 70 मार्क्स के होते हैं. आपका जो टेस्ट होगा दैट मे बी ऑफ 20 मार्क्स या 24 मार्क्स, जैसे भी होगा उसको हम आपको जब रिजल्ट देंगे ना, उसको अपस्केल करके देंगे कि 70 में से अगर आता तो आपके मार्क्स कितने होते, 300 आप जेई देते तो उसमें से आपके मार्क्स कितने आते. सर टाइमिंग क्या होगी? टाइमिंग्स आपको ऑपरेशंस टीम में से ही को बता पाएंगे. ओके सर. उसका ये कि आप ना अपना गूगल कैलेंडर बना लो फॉर द नेक्स्ट 2 years, और हर वीक मार्क करते चले जाओ कि आपने कितने % स्कोर किया. अगर आप कंसिस्टेंटली 85% स्कोर कर रहे हैं तो आपका जो भी एग्जाम आएगा उसमें आप 85% स्कोर कर रहे हो. इंतजार मत करना कि 6 महीने बाद उनमें चेंजेस आएंगे.
हर वीक अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हो। फिर उसके लिए क्लास ज्वाइन करनी होगी या वैसे ही नॉर्मल भेजेंगे घर उसमें पे? आपका जो स्टूडेंट अकाउंट है उसमें एक टेस्ट एक्टिव होगा। हम 2 तरह के टेस्ट लेते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। अभी आपके पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, हर मंथ में जो लास्ट टेस्ट होता है वो सब्जेक्टिव है। तो आप लोगों का तो अभी ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो Okay. आपके तो अभी ऑब्जेक्टिव है। So Last subjective test- like in JEE Advanced. अभी there's तक कोई different assessment questions हुआ है? like that. हाँ, काफी असेसमेंट हो चुके हैं। सब्जेक्टिव बेसिकली 2 तरह से, आपका स्कूल एग्जाम्स जो होते हैं आपके, उस पे उसका पैटर्न सब्जेक्टिव होगा। मेंस में भी हम आपको कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव देंगे, जस्ट टू नो कि आपके स्टेप्स कैसे हैं, कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपके स्टेप्स कैसे होते हैं। ऑब्जेक्टिव में ना वो स्टेप्स नहीं दिखते। और एडवांस का, एडवांस में तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो भी आपको सब्जेक्टिव में। सो वीक में ऐसा So होता है only physics. This नहीं नहीं, ऑल सब्जेक्ट all subjects. पूरा आपको शेड्यूल मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट। तो होगा ऐसा, हर मंथ में जो फर्स्ट 3 वीक्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेते हैं हम, और जो लास्ट वीक होगा उसमें हम सब्जेक्टिव। Okay, so if you have any doubt, we can discuss it right now. Otherwise, I'll end this class. Thank you, sir. Okay. Thank you. एक्चुअली सर वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला था हाँ सर, वो वाली स्लाइड दिखाना, उसमें मेरे को लगा मैंने कुछ गलत नोट किया है। देखिए। 1 मिनट सर।